किसी भी राज्य क्षेत्र का विकास वहाँ पे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधन, वन संपदा और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो खनिज संपदा है वो उद्योग को कैसे समर्थन करता है, या जो वन्य जीव अभयारण्य वन संपदा है ये पर्यटन को और अर्थव्यवस्था को और हमारे पर्यावरण को कैसे समर्थित करता है। आइए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जो पूरे इसके बारीकी से चर्चा किया गया है। पहला क्वेश्चन है, बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, पक्षी विहार कहने का मतलब है कुछ एक ऐसा वन क्षेत्र होगा या ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होगा जहाँ पे पक्षियों की प्रजातियों की ब्रीडिंग के लिए या पक्षियों को विकास के लिए एक यहाँ पे अनुकूल पर्यावरण होता है, या इसको सरकार के द्वारा समर्थित किया जाता है, जो कि आपको पर्यटन की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो बखिरा पक्षी अभयारण्य है बलिया, संत कबीर नगर, गोंडा और रायबरेली में। तो जो आपका बखिरा पक्षी अभयारण्य है वो संत कबीर नगर में है। ठीक है, बखिरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, संत कबीर नगर में। बलिया में पक्षी अभयारण्य जो है उसका नाम आपका सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, इसका पहले नाम सुरहा ताल था। क्या नाम था? सुरहा ताल था। ठीक है, अब वर्तमान समय में इसका नाम जो है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य इसका कर दिया गया है। गोंडा में जो पक्षी अभयारण्य है उसका नाम पार्वती अरंगा है। ठीक है, पार्वती अरंगा या पार्वती अर्गा लिखता है। ठीक है, पार्वती अर्गा। ठीक है, अर्गा पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य यहाँ पे जो गोंडा में है उसका नाम है। जो रायपुर में जो पक्षी अभयारण्य उसका समस्तपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य। रायबरेली में जो पक्षी अभयारण्य उसका नाम है। आइए अगले क्वेश्चन पे करके, वृक्षों में कौन सा एक वृक्ष पर्यावरण में संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, आम, लताश और यूकेलिप्टस। ठीक है, आप लोग इसको जानते होंगे। जो यूकेलिप्टस का वृक्ष है ये एक पर्यावरणीय संकट के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, जो इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको पर्यावरण का प्यूरीफायर। ठीक है, इसको पर्यावरण का प्यूरीफायर, ठीक है, या शुद्धोदक कहा जाता है। मतलब पर्यावरण में शुद्धि करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका है। मतलब जल को प्यूरीफाई करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, शुद्ध करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा पर्यावरण में महत्वपूर्ण है। ठीक, एक तो पर्यावरणीय आतंक इसको इसलिए कहते हैं कि ये अधिक से अधिक जल को अवशोषित करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। मतलब जिस क्षेत्र में इसको उगाया जाता है आसपास के क्षेत्र के बहुत सारा पानी अवशोषित करके और एटमॉस्फेयर में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से रिलीज कर देता है। ठीक है, विशेष करके इसको अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, विशेष करके ये जो यूकेलिप्टस है ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी सघनता आपको अधिक मिलती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय इनको पुल वगैरह बनाने के लिए जो दलदली क्षेत्र था, ठीक है, उस क्षेत्र से कोई पुल बनाना हो या सड़क बनाना हो तो उसको सुखाने के लिए, उस दलदली क्षेत्र को सुखाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे यूकेलिप्टस लगा दिए जाते थे और कुछ ही महीनों के अंदर वो पूरा का पूरा दलदली क्षेत्र एक सूख जाता था और वो रोड और पुल बनाने के अनुकूल हो जाता था। ठीक, आइए आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रदेश का सबसे, ठीक है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या उन्नाव में। ठीक है, जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये आपका उन्नाव में अवस्थित है। ठीक है, उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। इसका वर्तमान नाम चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इसका वर्तमान नाम हो कि चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रखा गया है। ठीक है, इसका नाम बदल करके अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किया गया। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य कौन सा होगा, तो सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य या नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसकी स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया 1984 ईस्वी में इस जो पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। राज्य का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, गोंडा में अभी आपसे हम बताए थे कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, रायबरेली में समस्तपुर पक्षी अभयारण्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी अभयारण्य की स्थापना किया गया था?
शांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो अब इसके बारे में ऊपर वाले प्रश्न पे हम चर्चा किए थे। जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है इसका वर्तमान नाम शहीद, ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य रखा गया है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। और किसी भी पक्षी अभ्यारण्य का महत्व वहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से, और पर्यावरण की दृष्टि से मतलब जैव विविधता की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। शांडी पक्षी अभ्यारण्य आपका हरदोई में है। कहाँ पे? हरदोई। ठीक है, हरदोई उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ पे शांडी पक्षी अभ्यारण्य है। समान पक्षी अभ्यारण्य आपका ये एटा में है। ठीक है, समान पक्षी अभ्यारण्य एटा में है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका आगरा में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? आगरा में। आगे चलिए करके, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी अभ्यारण्य मतलब सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? समान पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य और शांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो नवाबगंज के बारे में देखे थे, पहला मतलब सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे जो है कि लाख बहोशी, ठीक है, जो लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य है ये कन्नौज में है। ठीक है, ये लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में है और सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य आपका लाख बहोशी। ठीक है, लाख बहोशी कहाँ पे है? कन्नौज में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पे? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज के बारे में उत्तर प्रदेश का इतिहास हम पढ़ रहे थे, एक और आपको फैक्ट मैं उस समय समझाया था। जो कन्नौज को महोदया कहा जाता है। ठीक है, महोदया। ठीक है, महोदया श्री। ठीक है, कन्नौज का पुराना नाम था। ठीक है, उसका एक अन्य नाम महोदया श्री, मतलब कन्नौज का जो पुराना नाम है वो महोदया श्री भी है। ठीक है, समान पक्षी अभ्यारण्य अभी आप ऊपर देखें कहाँ पे? एटा में है। ठीक है, शांडी हरदोई में देखें हैं। अगर आपसे ये मैं पूछूं कि सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है तो लाख बहोशी कहेंगे, और सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है तो यहीं पे एक याद रखिएगा, ये जो है कि आपका शेखा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, शेखा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, शेखा पक्षी अभ्यारण्य है और ये है कहाँ पे? अलीगढ़ में है। ठीक है, अलीगढ़ में शेखा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? आपका अलीगढ़ में है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य इसका अलीगढ़ में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है कि 0.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब आधा किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एक तरह से ये तालाब है। ठीक है, उसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़िए, करें कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेल आपको करने कूट दे करके पूछा गया। ठीक है, कूट से मिलाना है। करें कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ऊपर आप चर्चा किए हैं, उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ओखला पक्षी अभ्यारण्य आपका गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, ओखला। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में। ठीक है, और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आपका गोंडा में हो जाएगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलिए, करके सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है, मतलब कौन सा धातु सोनभद्र में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके यूरेनियम, एंडासोलाइट, ठीक है, पाइराइट और डोलामाइट। ठीक है, तो आपके जो सोनभद्र में पाए जाने वाले, सोनभद्र में देखिए एक बार और थोड़ा सा ऑप्शन को देख लीजिए। सोनभद्र में पूछ रहा है कि कौन कौन से आपके धातु संसाधन पाए जाते हैं। यूरेनियम, ठीक है, एंडासोलाइट, पाइराइट और डोलामाइट। तो ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम आप कहाँ पाया जाता है? आप यूरेनियम ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर के बारे में एक और फैक्ट देते थे, इसको बांधों का शहर कहते हैं। ठीक है, यूरेनियम को सॉरी ललितपुर को बांधों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांधों का शहर ललितपुर को कहा जाता है। पे छोटे छोटे बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। ठीक है, विशेष करके जो अधिकतर डैम ललितपुर में बनाए गए हैं वो बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, बेतवा नदी पर अधिक से अधिक डैम बनाए गए हैं इसमें, और छोटी छोटी कई सारी नदियाँ हैं। तो जो आपका सोनभद्र में जो पाया जाता है एंडालुसाइट, ठीक है, पाइराइट और डोलामाइट। ठीक है, ये सारे के सारे खनिज जो हैं एंडासोलाइट, पाइराइट और डोलामाइट आपके सोनभद्र जिले में पाया जाता है। सोनभद्र जिले जो कि कोयला के लिए भी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? ठीक है, तो आप ऊपर इसके बारे में हम लोग चर्चा की थी, यूकेलिप्टस को। ठीक है, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का प्यूरीफायर। ठीक है, पर्यावरण का प्यूरीफायर मतलब पर्यावरण का एक शुद्ध करने वाला यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से पानी को शुद्ध करता है ये यूकेलिप्टस। ठीक है, आतंकवादी तो आप जानते थे, थोड़ा एक और फैक्ट ऐड कर लीजिए अपने सूचना केंद्र में। आइए, करके प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए
सबसे छोटा वन्यजीव पक्षी अभयारण्य कौन सा आप सुने हैं अभी? प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, लाख सॉरी लाख बहोसी ये सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य था। लाख बहोसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य था। शेखा, यहीं पे मैं सारी चीज़ आपको रिवाइज करा दूँ। शेखा जो है कि सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ध्यान दीजिएगा, शेखा सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो महावीर वीर वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बादा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा तो महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका ललितपुर में अवस्थित है, ठीक है। सबसे छोटा महावीर वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछेगा तो वो आपका हस्तिनापुर हो जाएगा, ठीक है, हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है कि आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में, ठीक है। एक चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में एक और फैक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य तो आपको चंदौली, ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य चंदौली। सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य उन्नाव, ठीक है, नवाबगंज वाला उन्नाव में जो चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है। कतरनिया घाट ये वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में, ठीक है। आइए करें कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? 1/4, 1/2, 1/5 और 1/3। अगर वो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे 1/3 भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए वन का, ठीक है, कुल वन का 1/3 होना चाहिए। अगर वो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर वो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। अगर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र 2/3, मैदानी क्षेत्र है तो 1/3। आइए एस्बेस्टस में, ठीक है, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पे पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर और चूरू में, ठीक है। तो जो राज्य में एस्बेस्टस है ये आपका मिर्जापुर में पाया जाता है। प्रदेश में सर्वप्रथम, ठीक है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किया गया था? ठीक है, मैं अभी इसी के बारे में आपसे चर्चा किया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, ठीक है, रामपुर वन्यजीव अभयारण्य बादा में, ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बादा में और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। तो प्रदेश का जो सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है, ठीक है। हस्तिनापुर के बारे में बताते हैं, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। अब रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बादा में और किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में। क्योंकि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना किया जा रहा है बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में और पीलीभीत में। तब बब्बर सफारी का स्थापना आपका इटावा में किया जा रहा है। बलरामपुर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना देखेंगे 2011 के अनुसार तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका बलरामपुर में है। जब उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे तो पूरा डिटेल चर्चा किया जाएगा। महाराजगंज में भी एक पक्षी अभयारण्य, ठीक है, उसका नाम जो है सोहागी बरवा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, इसका जो नाम है सोहागी बरवा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, महाराजगंज में जो है कि सोहागी बरवा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। पीलीभीत आप जानते हैं टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, ठीक है, एवं बाघ अभयारण्य पीलीभीत है, ठीक। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, ठीक, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, इसीलिए यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा गतिशील या उनको बहुत ज़्यादा गति नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना ही अच्छी मात्रा में ऊर्जा संसाधन है और ना ही आपका धात्विक खनिज उपलब्ध है। गोंडवाना लाइन का जो ऊपरी भाग बुंदेलखंड वाला थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे जो भी थोड़े बहुत खनिज मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में और हमीरपुर में। तो आप जानते होंगे जो यूरेनियम के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है, ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ पे खुदाई होता मिलता है। वन एक नवीनीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये बात सबको जानता है कि वन एक नवीनीकरण संसाधन है और पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है। नवीनीकरण संसाधन और संसाधन है, ठीक है, जिनको भंडारण सीमित न हो या जिनको पुनर्चक्रण किया जा सके, ठीक।
तो ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। करके ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछना चाहता है कि जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था। पीछे 2009 का क्वेश्चन है। 1952 में, 1995 में, 2001 में या 2005 में। जो ऑपरेशन ग्रीन है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा 2001 में प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वन क्षेत्रफल को, ठीक है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ठीक है, जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसको 2001 में लॉन्च किया गया था। आइए करके उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, तो जो कोयले के भंडार है, कोयले के ब्लॉक उत्तर प्रदेश में जो 2-3 थी वो सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का ब्लॉक अवस्थित है। यह जो सिंगरौली है ये आपका सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में, कहाँ पे? सिंगरौली सोनभद्र में अवस्थित है। ठीक है, सिंगरौली सोनभद्र में अवस्थित है। विंध्य क्षेत्र विशेष करके ये जो इमारती पत्थर है उनके लिए फेमस है। यहाँ पे जो लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में। बुंदेलखंड लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल के लिए फेमस है। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जो दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अनुकूल है। आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र किसके लिए आप प्रसिद्ध है? अभी आप देखें ऊपर, ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। प्रयागराज, प्रयागराज आपका शीशे के बालू के लिए। ललितपुर में थोड़े बहुत तांबा मिलता है। ठीक है, और मिर्ज़ापुर में आपका चूना हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए जो सोनभद्र है, ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर और नॉन फायर क्ले दोनों मिलता है, लेकिन अगर बहुलता पूछा जाए कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा मुख्यतः क्या मिलता है तो वो आपको चूना पत्थर लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको चूना पत्थर लगाना है। ठीक है, प्रयागराज बालू के लिए फेमस है, ललितपुर तांबा के लिए, और मिर्ज़ापुर विशेष रूप है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो कि नॉन फायर क्ले नहीं मिलता, मिलता वो भी है, लेकिन सोनभद्र में विशेष रूप से आपके चूना पत्थर के लिए फेमस है, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, ये सौंदर्य प्रसाधन वगैरह में ये विशेष करके यूज होता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले का उपयोग होता है। तो इसमें आपका इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। निम्न जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है? ठीक है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। तो इन सभी जिलों में आप देखेंगे तो जो कि सोनभद्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन आच्छादित प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग 10% के आसपास जो कुल भूमि है उसके 10% के आसपास, मतलब 9 दशमलव कुछ है, उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन और वृक्षावरण है। केवल वृक्षावरण पूछेंगे तो 6.5% के आसपास केवल वन आवरण है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो सर्वाधिक वन आच्छादित उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र है, और सबसे कम यदि आपसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है तो आपका भदोही। ठीक है, भदोही हो जाएगा। ठीक है, भदोही, ठीक है, जो प्रयागराज से सटा हुआ है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए आप जानते हैं। चित्रकूट, चित्रकूट भी एक पर्यटन स्थल के तौर पर अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट है, और ये बुंदेलखंड में शामिल है। बुंदेलखंड में जो 7 जिले आते हैं उसमें एक थी आपका चित्रकूट भी है। सुराहाताल, ठीक है, सुराहाताल पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़ या बलिया में। ठीक है, तो जो आपका सुराहाताल है वो आपका बलिया में है। मैं ऊपर आपसे बताया था सुराहाताल आपका बलिया में है। आइए, हरदोई में सांडी पक्षी अभयारण्य आप देखे थे। ठीक है, जो आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़ में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोयला के लिए सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र में आप अभी देखते जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है, ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र वो कोयले के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। बलुआ पत्थर के लिए मिर्ज़ापुर है। ठीक, सिल्का बालू प्रयागराज के लिए, यूरेनियम के लिए झांसी न होकर के ये आपका ललितपुर हो जाएगा यूरेनियम के लिए। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर और रानीपुर। ठीक है, रानीपुर बादा में है। ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली में। सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य था। सबसे बड़ा जो पक्षी अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हस्तिनापुर है। ठीक है, हस्तिनापुर पक्षी अभयारण्य सबसे बड़ा है। ये 3-4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, 3-4 जिलों में फैला हुआ है। ये जिला कौन कौन सा है थोड़ा सा इनका नाम जान लीजिए। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, ठीक है, विशेष करके मुजफ्फरनगर में। ठीक है, मुजफ्फरनगर
मेरठ, बिजनौर और अमरोहा इन जिलों में थोड़े थोड़े फैला हुआ है। ठीक है, हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभयारण्य विशेष करके मेरठ में है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा इन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, हस्तिनापुर पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है, प्रमुखतः कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, आपसे ये पूछना चाहता है। तो देखिए, तांबा, ग्रेफाइट, ठीक है, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाया जाता है एक खनिज है। ठीक है, ये अधात्विक खनिज कहा जाता है। रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट को अधात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित कूट को चुनना है। सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र अभी आप ऊपर हम देखे थे चूना पत्थर के लिए। ठीक है, ललितपुर, ठीक है, तांबा के लिए, और प्रयागराज आपका सिल्का बालू के लिए फेमस है। ठीक है, आइए आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूछना चाहते हैं कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, अब्रक, ठीक है, बॉक्साइड और जिप्सम। ठीक है, तो चूना पत्थर आप देखे थे, ठीक है, सोनभद्र वाले क्षेत्र में। बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड उत्तर प्रदेश में पाया जाता है थोड़े बहुत। ये चंदौली का नाम आप सुने, ठीक है, अभी ऊपर हम देखे थे, आपसे बताए थे चंदौली के बारे में। ठीक है, चंदौली में, ठीक है, चंदौली जो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलता है। चंदौली में क्या बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अभ्रक यूपी में नहीं, ठीक है, विशेष करके ये आपका आंध्र प्रदेश में है। जिप्सम भी थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, जिप्सम थोड़े बहुत है। ठीक है, तो देखिए झांसी और हमीरपुर में जिप्सम कहाँ कहाँ पे याद रखिएगा, जो झांसी है, ठीक है, और हमीरपुर में। ठीक है, झांसी और हमीरपुर में एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, झांसी और हमीरपुर बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट उसमें से ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, बॉक्साइट आपका चंदौली में मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर आपका सोनभद्र दिखे ही थे। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। प्लेटिनम भी ललितपुर में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष करके एक पोटाश लवण जो है ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक थोड़ा सा फैक्ट अलग से नोट कर लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश में पोटाश लवण है वो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी। प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी। एक बार और इसको सुनिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो पोटाश है विशेष करके, ठीक है, खनिज संसाधनों में उपयोग होता है, मतलब जो उर्वरक बनाने के लिए, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए पोटाश का उपयोग किया जाता है। प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी में आपके पोटेशियम मिलते हैं। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर और हमीरपुर। ठीक है, तो अभी आप हमीरपुर देखें जिप्सम के लिए, झांसी जिप्सम के लिए। आपका ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है और प्लेटिनम भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम भी थोड़ा बहुत ललितपुर में पाया जाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है, कौन सा राज्य उसका हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो चंबल अभ्यारण्य उसमें हरियाणा इसका हिस्सेदार नहीं है। ठीक है, चंबल नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घोषित किया गया, विशेष करके घड़ियालों के संरक्षण के लिए, मतलब घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना किया गया है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कर है कि ये करंट का क्वेश्चन देख लीजिए। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे जल पुरस्कार के संदर्भ में कथन कौन सा सही है। RO 2000 मेंस का क्वेश्चन था ये, ठीक है, 2021 मेंस का। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ जल की श्रेणी में घोषित किया गया था, बात सही है। मुजफ्फरनगर को जिले को उत्तरी जोन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मतलब 1 और 2 दोनों सही है। पार्वती अर्गा, ठीक है, राम सर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो पार्वती अर्गा को रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है, आर्द्र भूमि के महत्व की दृष्टि से इसको घोषित किया गया, कौन सा इसके बारे में कथन सत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवस्थित है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, इन वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किशनपुर, कतरनिया घाट, रामपुर, रायपुर, ठीक है, रायपुर लिखा गया है, ठीक है, और चंबल। तो जो 1975 में स्थापित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य को, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई करिए।
थैंक यू।